वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। ठीक है, आज डेट है 5 अक्टूबर। देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं इंडियन एक्सप्रेस के अंडर में। ठीक है, देखिए आज एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो मेनली हमारे GS2 और GS3 इवन GS1 के भी आप इसको जो है ऐड ऑन कर सकते हो। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैं एक एक वन बाय वन बताती हूँ आपको। सबसे पहला आर्टिकल इधर अगर आप देखोगे तो मॉनसून के बारे में कि ओवरऑल मॉनसून का जो रिज़ल्ट है इस साल पिछले 4 साल में बहुत अच्छा आया है। क्या है तो उससे क्या होता है कि आपका जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, उस पर एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है, क्योंकि मेनली जो है आपका अगर रेनफॉल अगर अच्छा हुआ तो आपका जो क्रॉप पैटर्न है वो भी अच्छा होगा, और क्रॉप पैटर्न या क्रॉप प्रोडक्शन अगर अच्छा हुआ तो सप्लाई अच्छी होगी। सप्लाई जब अच्छी होगी तो क्या हुआ, मार्केट में जो प्राइस है, जो प्राइस बढ़ रखा है वो कम होगा। दैट मीन्स इन्फ्लेशन जो है मैनेजेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बढ़ा रखा था उसको कट करने की जो है एक सिचुएशन आ जाएगी, ताकि लोग इजीली लेंडिंग ले सकें। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी इकोनॉमी पूरा एक सर्कुलेशन चलता है, तो उसके बारे में एक आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे जो है टेम्परेचर के बारे में है। देखिए आए दिन हम क्या पढ़ते हैं कि भाई हमारा एग्रीकल्चर अच्छा क्यों नहीं हो रहा, या फिर हमारा जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा है, और आपका जो है इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो रूरल डिमांड है इकोनॉमी के अंडर में वो अच्छी नहीं है। तो इन दोनों का मेजर रीज़न क्या माना जाता है कि एग्रीकल्चर में भाई आपका एक तो ये है कि सप्लाई बहुत कम है, पहली बात। ठीक है, सप्लाई भी कम है, इसके साथ आपके पास जो रिजर्वेयर है यानी आपके पास जो स्टॉक है वो सही नहीं है। ठीक है, इन पे ही हम अक्सर फोकस करते हैं, लेकिन राइटर ने यहाँ पे एक पॉइंट और आगे जाके बताया है। इसमें बताया है कि ये रेनफॉल हो गया या फिर आपका जो स्टॉक हो गया सप्लाई का, ठीक है, इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक आ जाता है एस्पेक्ट, वो आ जाता है टेम्परेचर। कि टेम्परेचर किस तरीके से जो है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो आपके क्रॉप्स है वो किस तरीके से रिड्यूस होते हैं। ठीक है, कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी रिड्यूस नहीं होते, उनका प्रोडक्शन अच्छा होता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से डोमिनेट करता है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इस चीज़ को पूरे आर्टिकल में बताया है। ठीक है, तो हम इसको एक बार एनालाइज करेंगे। इसके अलावा तीसरा आर्टिकल अभी रिसेंटली 3 जज बेंच की सुप्रीम कोर्ट के जज ने, है ना, सीजीआई जो है, सीजीआई के साथ मिस्टर चंद्रचूड़ के साथ जो है, इन्होंने एक वर्डिक्ट दिया है किसके ऊपर, जो स्टेट में जो जेल है, जेल के अंडर में जो प्रिजनर होते हैं ना, जो जेल में कैदी होते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन जो है किया जा रहा है, ये सामने आया है। ठीक है, और ये एक या दो स्टेट में नहीं, बहुत सारे स्टेट्स का यहाँ पे राइटर ने एग्जाम्पल्स बताया है, और यहाँ पे ये भी बताया कि जो चीज़ हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस की इक्वालिटी और डिग्निटी को कहीं ना कहीं हार्म करती हुई हमें दिख रही है। ठीक है, तो ये एग्जाम फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन है आपके। ठीक है, आर्टिकल 15 का ले लो, ठीक है, 14 का ले लो, है ना, और आर्टिकल 21 का। तो ये फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से वायलेट करती है वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है एक आर्टिकल आपका ग्लोबल स्किप गैप के ऊपर है। देखिए आपको पता है कि आए दिन हम आर्टिकल पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा इतना ज़्यादा है, 45% अनएम्प्लॉयमेंट है, मेजॉरिटी ऑफ जो 60% यूथ है वो बिना जॉब के है, बिना स्किल्स के है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता है गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशंस के साथ एग्रीमेंट किया है, लेबर माइग्रेट करने का एग्रीमेंट जो है, यानी लेबर माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि इटली के साथ, जर्मन के साथ, इजराइल के साथ। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए इन कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि हमारे कुछ लेबर्स जो हैं, जितनी आपको डिमांड है लेबर्स की, वो लेबर्स हम आपको भेजेंगे विद द सिक्योरिटी के साथ, और आप जो है जैसे हमने भेजे वैसे आप उनको रिटर्न करोगे उतने टाइम टेन्योर के साथ, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी आपके हैंड में है। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होता है, जो चीज़ जर्मन, इटली और इसराइल के साथ हुआ है। तो राइटर यहाँ पे इसी के बेसिस पे बता रहे हैं कि अभी जैसे इसराइल के साथ हुआ है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट, ठीक है, उसमें कुछ चैलेंजेस भी एड्रेस करे हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े जब यहाँ से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के एग्रीमेंट में जब लेबर्स को यहाँ से इंडिया से बाहर भेजा जा रहा था। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो ये एक तरीका है। ठीक है, ये एक आर्टिकल है पूरा, लेकिन एक चीज़ मैं और बताऊंगी,
ये आर्टिकल अगर आप माइग्रेशन यानी हमारा जो जीएस पेपर 1 है ज्योग्राफी के अंडर में माइग्रेशन की पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे, ठीक है, तो या फिर आप इकोनॉमी के अनएम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो एक नज़रिया अलग दिखेगा, ठीक है। लेकिन आप जब इंटरनेशनल रिलेशन की नज़र से पढ़ोगे ना तो आपको एक पॉइंट दिखेगा, जैसे कल हमने बात करी थी कि ईरान और इजराइल के बीच में काफ़ी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और अभी बीच में रिसेंटली पिछले एक हफ्ते के अंदर में बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है, क्योंकि ईरान ने अटैक कर दिया इजराइल पे, क्योंकि ईरान के लीडर के ऊपर अटैक हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे कल ही हमने आर्टिकल पढ़ा था कि इंडिया जो है वो मीडिएटर का काम नहीं कर पा रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है कि वो बीच में दोनों की इक्वल बैलेंस, इक्विलिब्रियम बैलेंस करके रखे, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब इजराइल में हमने डिस्कस किया था कि इजराइल से हम डिफेंस की टेक्नोलॉजी लेते हैं, उसके साथ साथ अब उसमें एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा कि इजराइल के साथ हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की जो है माइग्रेशन मोबिलिटी का जो एग्रीमेंट है वो साइन कर रखा है। तो आप पूरी तरीके से जो है ब्लाइंडली इजराइल के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि वो सीधा सीधा आपके लाखों जो लेबर्स हैं, यहाँ से हज़ारों लाखों लेबर जो हर साल जाएंगे आने वाले 5 साल के लिए, ठीक है, वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि मतलब एक ही आर्टिकल है लेकिन इसका पर्सपेक्टिव पेपर के वाइज किस तरीके से बढ़ गया। आपके IR GS2 में आप इसको दूसरे नज़र से देखोगे, GS1 में माइग्रेशन में एक अलग तरीके से देखोगे, माइग्रेशन में ये देखोगे कि माइग्रेशन से कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। आपने जैसे अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी होगी, मैं उस लेडी का नाम और भूल रही हूँ, यानी कतर या वेस्ट एशिया के ही कंट्री से था, उन्हें जो है अरेस्ट कर दिया था। शी इज़ फ्रॉम आई थिंक केरला, माइग्रेटरी थी यहाँ से लेबर के लिए, और उन्हें टॉर्चर किया गया और उन्होंने जो है एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल करी जिसमें वो रो रही थी, और यहाँ से तुरंत के तुरंत ये वायरल होकर इंडियन एम्बेसी के द्वारा जो है एक्शन उठाया गया, आपको याद होगा। तो ये एक लेबर यानी माइग्रेट जो लेबर्स होते हैं उनकी सेफ्टी पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल दूसरा एक लाइन बताता है कि किस तरीके से इशू फेस करने पड़ रहे हैं, है ना। तीसरा जो है, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट देखोगे कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो उसका सोल्यूशन गवर्नमेंट इकोनॉमी में किस तरीके से कर रहे हो, उसमें ये एक पॉजिटिव रिजल्ट के फॉर्म में दिखेगा। आप समझ रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये है, कम पढ़िए आप, ठीक है, आर्टिकल्स हो चाहे स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स हो, आप उसको कम पढ़िए, लेकिन उसको इंटरलिंक ज़्यादा से ज़्यादा करिए कि किन किन एस्पेक्ट पे वो होगा, और ये हर आर्टिकल के अंडर में होता है। बस आपको अपना नज़र जो है 360 डिग्री के एंगल से यूज़ करना है कि इसका यूज़ कहाँ पॉजिटिव में होगा और कहाँ ये नेगेटिव में होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपका पॉजिटिव हो वो दूसरे किसी एस्पेक्ट में भी पॉजिटिव हो, नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकता है ये, ठीक है। तो एक तो ये आर्टिकल है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट आर्टिकल आपका जो है फिस्कल पोजीशन पे है। देखिए आपको पता है कि स्टेट को जो है बोरो के लिए किस पे डिपेंड होना होता है, सेंटर के ऊपर। सेंटर से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू ये बोरो करती है, और अगर स्टेट जो है बाहर से भी अगर बोरो करना है तो उसे सेंटर के परमिशन के बिना वो बोरो नहीं कर सकते, क्योंकि अश्योरिटी कौन देता है, सेंटर देता है। किस चीज़ की अश्योरिटी, कि कहीं स्टेट के पास कोई पुराना बोरो तो नहीं है, वो कहीं डिफ़ॉल्ट के स्टेज पे तो नहीं है, इस चीज़ की अश्योरिटी कौन देता है, सेंटर। तो क्या होता है कि यहाँ पे कुछ स्टेट्स के एग्जांपल्स बताए हैं, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हिमाचल, गुजरात, यहाँ पे कंपेयर किए गए कुछ कुछ स्टेट्स के जो डेफिशिट की सिचुएशन में हैं, तो वहाँ पे सेंटर किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, क्या क्या चैलेंजेस इनके द्वारा फेस किया जाता है। तो ये ओवरऑल आर्टिकल है जो कि GS2 के अंडर में कवर होगा आपका सेंटर एंड स्टेट रिलेशन के में, ठीक है। तो देख लेते हैं अब 1 बाय 1 आर्टिकल। तो देखिए आपको पता होगा कि अभी मॉनसून जो है पिछले कुछ टाइम से अच्छा आ रहा है। अभी अगर आप अप्रैल में देखोगे तो हम हीट वेव्स के आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, कितनी बार हमने पढ़ा है ना, नोएडा में, दिल्ली में कितनी डेथ हो रही है हीट वेव्स की वजह से। अब अगस्त सितंबर तक आते आते जो है, अब सितंबर भी खत्म हो गया, अक्टूबर में तो कुछ रेंजेस ओवरऑल जो है रेनफॉल काफ़ी अच्छा रहा है। और राइटर इसमें बता रहे हैं कि अगर आप देखोगे नॉर्मली लॉन्ग पीरियड एवरेज के बेसिस पे इंडिया के अंडर में जो रेनफॉल है 2020 के बाद अब जो है 2024 में बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेनफॉल आया है, स्पेसिफिकली जून के बाद से सितंबर तक में। लेकिन कुछ रीजन ऐसे भी हैं जहाँ पे रेनफॉल शॉर्ट हुआ है। लेकिन अगर आप बात करोगे रेनफॉल के अच्छे होने से फ़ायदा क्या है, अभी देखिए खरीफ का सीज़न था, ठीक है, खरीफ का सीज़न जो है जून से सितंबर तक का होता है, अब इसकी कटाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस सीज़न में क्या होता है कि रेनफॉल का होना एक तो अच्छा है, दूसरी बात अब जो रबी क्रॉप्स आएंगी उसके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपका रिड्यूस हो रहा था, जैसे कुछ सारे जैसे आपके राइस हैं, पल्सेज हैं, उसके एक्सपोर्ट पे अभी गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा था, क्योंकि आपके पास सप्लाई का डेफिशिट आ गया। सप्लाई डेफिशिट के साथ साथ जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट
बैन कर दिया कुछ साल के लिए, 1 साल के लिए, 1 डेढ़ साल के लिए। ऊपर से जो बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे थे उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत लगा रखी थी गवर्नमेंट ने, ताकि लोकल के जो फार्मर्स हैं, लोकल के जो रिटेलर्स हैं, उन्हें नुकसान ना हो जाए, है ना। तो उस चीज़ को अब हटाने की जो है टाइम पीरियड आ गया, क्योंकि रेनफॉल काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी बम्पर हुआ है। स्पेसिफिकली इन्होंने बोला है कि अगर आप बात करोगे जुलाई अगस्त में, ठीक है, तो ये आने वाले रेनफॉल खरीफ क्रॉप जो रबी क्रॉप है उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एल नीनो से अब सिचुएशन ला लीना पे आ गया, यानी आपकी जो ठंड है वो बनी रहेगी, और ठंड का बना रहना, अच्छा जल्दी से बना रहना रबी क्रॉप के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बेसिकली बताया गया है। और तो यहाँ पे देखिए अभी बहुत टाइम से, जब से फूड के प्राइजेस जो है नियरली 8 से 9% हो गया था, आपको पता है इन्फ्लेशन जो है 8 से 9% सबसे ज़्यादा था, जबकि आपका जो आरबीआई है वो टारगेट करता है कि 2 से 4% ही इन्फ्लेशन होना चाहिए। सोचिए 2 से 4 कहाँ, और कहाँ से 8-9%, बहुत ह्यूज हो रखा था इन्फ्लेशन फूड का, ठीक है। लेकिन अब जो है जिसकी वजह से क्या होता है कि लेंडिंग रेट भी बहुत महंगी थी, ठीक है, क्योंकि सप्लाई बहुत कम है, कि अगर मार्केट में मनी का फ्लो ज़्यादा हो गया तो डिमांड ओवर एक्सीड कर जाएगी, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे लेंडिंग रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ा रखा था। तो अब जो है धीरे धीरे टाइम आ गया है जब एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस सप्लाई जो है बहुत इजीली अवेलेबल मार्केट में मिल जाएगा, तो लोगों के पास मनी का सर्कुलेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ पे राइटर ने बताया कि ये जो मोदी सरकार की जो थर्ड टर्म गवर्नमेंट है, ऑल दो इन्होंने जो है इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए काफ़ी मेजर्स किए थे। जैसे आपको पता है कि एडिबल ऑयल्स हो गया, पल्सेस हो गए, जिनके सप्लाई बहुत कम थी, उन पे इंपोर्ट करना पड़ रहा था, लेकिन इंपोर्ट के साथ साथ इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम चीप के बहाने बहुत एक्सट्रीमली हम इंपोर्ट कर जाएँ और जो लोकल का प्रोडक्शन है वो एकदम डाउन कर जाए, ठीक है। और ऊपर से कुछ चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा था, जैसे अनियन हो गया, आपकी बासमती राइस हो गया, पारबॉल राइस हो गया, ठीक है, उन पे जो है एक्सपोर्ट पे बैन कर रखा था 1 से 1.5 साल के लिए, ताकि सप्लाई गोडाउन हमारा जो है पहले जो कोविड के टाइम का था उस सिचुएशन में आ जाए। और अभी रिसेंटली आपको पता है महाराष्ट्र के इलेक्शंस के बाद जो है गवर्नमेंट ने सोयाबीन पे भी जो है एमएसपी देने के लिए अलाउ कर दिया, ताकि सोयाबीन हो गया और भी जो सूरजमुखी हो गया, है ना, और इसके अलावा 1-2 और जो पल्सेस थे, है ना, जैसे सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी जिनसे ऑयल निकाला जाता है, ठीक है, उनके लिए एमएसपी देने के लिए भी अलाउ किया था। रिसेंटली हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, ठीक है, ताकि हमारा जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे बेस्ड वो रिड्यूस हो जाए। और इसको रिड्यूस करने में सबसे बड़ा हेल्प कौन करता है, वो रेनफॉल करता है, जो कि इस बार काफ़ी पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल आर्टिकल था इसका। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए इस आर्टिकल में राइटर क्या बताना चाह रही हैं कि आपको पता होगा कि कुछ टाइम से हम अपने इंडिया के फूड इन्फ्लेशन में सबसे ज़्यादा मेन कह रहे हैं कि भैया हमारा जो रेनफॉल है वो सही तरीके से नहीं है, हमारा जो रिजर्वर होना चाहिए वो ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो राइटर फोकस कर रही हैं वो कर रही हैं एवरेज टेम्परेचर के बारे में, कि अगर 1950 से अगर आप बात करोगे तो हमारे इंडिया को जो एवरेज टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, जिसकी वजह से क्रॉप की जो फर्टिलिटी है, क्रॉप का जो प्रोडक्शन सप्लाई है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है। तो जैसे इन्होंने बोला है कि जिस तरीके से अर्थ जैसे जैसे हीटअप बढ़ती जाएगी अर्थ की, तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे ये भी अज्यूम किया है रिसर्च प्रोजेक्ट्स के द्वारा कि 2.5 से 4.9 डिग्री सेल्सियस के इंक्रीज से टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो सीधा सीधा व्हीट का जो प्रोडक्शन है वो कम से कम 40 से 50% सीधा सीधा डाउनफॉल होगा, और राइस जो है 32 से 40% सीधा डाउनफॉल होगा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस डिग्री बढ़ने से ही, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो अभी जैसे अगर आपको पता होगा कि जब 2022 में बहुत हीट वेव्स चल रहे थे, जिसकी वजह से हमें शुगर केन में प्रोडक्शन में लो दिखा कम से कम 30% का, और सेम वेजिटेबल और ऑयल सीड्स में भी। और अभी जो 2024 का मार्च में हीट वेव्स था जिसकी वजह से टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया था, तो इससे क्या हुआ कि हमारे काफ़ी सारे जो वेजिटेबल के प्राइजेज है वो हाइक हो गए थे, क्योंकि वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कम नहीं होते हैं, वेजिटेबल प्रोड्यूस तो हमारे अच्छे खासे होते हैं, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होता है कि ये ख़राब हो गए, क्योंकि वेजिटेबल्स जो होते हैं वो पेरिशेबल गुड्स हैं। स्पेसिफिकली जो हॉर्टिकल्चर्स के अंडर्स में जो भी क्रॉप्स आते हैं वो पेरिशेबल होते हैं। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स जो कि बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं, बहुत कम ड्यूरेबिलिटी होती है उनकी, है ना। तो टेम्परेचर की वजह से ही ये बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं, और जिसकी वजह से हाई इन्फ्लेशन हुआ, और रूरल जो इनकम है उनको रिड्यूस करने की वजह से जो रूरल इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं जो है डिमांड बढ़ाने की बजाय डिमांड घटाने लग गई, क्योंकि इनकम का सोर्स ही नहीं रहा उनके पास, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रही हैं यानी जो टेम्परेचर है इसका बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर और फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो दोनों में कोरिलेशन है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो फूड जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ेगा, ठीक है।
स्पेसिफिकली अगर आप पेरिशेबल गुड्स की बात करोगे, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, है ना, और या फिर आप सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर हो गई, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वाले क्रॉप्स हैं। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे ही इनका जो है प्राइस भी इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो राइटर ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये कुछ लिमिटेड क्रॉप्स पे हैं, इवन इसकी जगह डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी, इन पे भी जो है सेंसिटिव पे भी जो है सेंसिटिव जो बाकी सेगमेंट्स हैं उन पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे देखिए कुछ फसल जो होती है ना वो शॉर्ट साइकिल पे चलती हैं, जिनका क्रॉप हार्वेस्टिंग टाइम ना 2 से 3 महीने का ही होता है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं इन टेम्परेचर के बढ़ने से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे राइटर ने बताया है कि क्या होता है कि टेम्परेचर जब एवरेज बढ़ता है ना तो कम से कम प्राइस पे जो डिफेक्ट आता है वो कम से कम 20 से 60% का इम्प्रूव जो है, यानी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाता है 20 to 60%। लेकिन वहीं जो ड्यूरेबल क्रॉप्स होते हैं, यानी साल में 2 बार या कम से कम 6 महीने तक जो है, 6 से 12 महीने तक के बीच में जो एक हार्वेस्ट का लंबा टाइम खींचती हैं, उन पे इसका ऑल्दो इम्पैक्ट कम पड़ा है। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वो क्रॉप्स जो एक लंबे टाइम पे चलती हैं उनमें जो इम्पैक्ट है टेम्परेचर का वो थोड़ा कम है ना। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप बात कर लोगी तो इनका कोरिलेशन राइजिंग 10 से 45% है एज़ कम्पेयर 20 से 60% तक, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि क्या अब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इन्फ्लेशन हो सकता है, तो दैट मीन्स हमारा जो रेन और रिजर्वर का जो रोल है वो इतना नहीं है। जो चीज़ अभी तक हम फोकस कर रहे थे कि बारिश के रिड्यूस होने से, हमारे रिजर्वर सही तरीके से ना होने से हमारा जो फूड का सप्लाई है वो इम्पैक्ट हो रहा है, जबकि यहाँ तो केस कुछ और है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इन्फ्लेशन को बढ़ाने में, तो है ना। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हो तो हमें टेक्निकली पहले जानना होगा कि हमारा जो टेम्परेचर वो किस तरीके से रोल जो है इम्पैक्ट करता है। अब जैसे अगर आप बात करते हो रिजर्वर लेवल की, तो देखिए रिजर्वर लेवल को ठीक इसलिए किया जा सकता है कि हम अगर MSP जो है, हम अगर सभी जो फसल हैं उसमें मैनेजमेंट करें तो रिजर्वर का लेवल भी बढ़ सकता है। क्योंकि रिजर्वर में प्रॉब्लम क्या है कि कुछ प्रोडक्ट जो है वो MSP की वजह से हाई लेवल पे सप्लाईबल लोगों के पास, जो गवर्नमेंट है उसके पास स्टॉक आता है। कुछ क्रॉप्स की स्टॉक जो है वो बहुत कम है क्योंकि उन पे MSP सही तरीके से नहीं मिलता। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि अगर आप रिजर्वर के लेवल को ठीक करना है तो अगर MSP को ठीक करा तो आपका जो है रिजर्वर लेवल बढ़ सकता है, ठीक है। और दूसरी बात जो हमारे पास सेकेंड है, दूसरा सरकार क्या करती है, सप्लाई को बैलेंस करने के लिए एक और काम करती है। जैसे कि अगर आप प्रोडक्शन पे फोकस ना करके, मान लीजिए से अनियन है, ठीक है, ओनियन का जो सप्लाई है वो अभी मार्केट में कम हो गया, तो तुरंत सरकार क्या करेगी, इंपोर्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है। इंपोर्ट करके क्या करेगी, मार्केट में उसको डंप कर देगी, और इससे क्या होगा कि उस समय का जो सप्लाई डेफिसिट है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, और जो प्राइस बढ़ रखा था वो नीचे आ जाएगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म पे सोल्यूशन कभी भी नहीं है। आपका सप्लाई अगर कम है तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम किस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है क्विकली हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ स्विच करने से कि आपके पास कोई प्रोडक्ट कम है तो उसको तुरंत इंपोर्ट करके जो है सॉल्यूशन ठीक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा राइटर एक और बात बोल रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है फूड को, उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर आप टेम्परेचर पे देखोगे तो टेम्परेचर का जो वेरिएबल है वो सीधा सीधा कनेक्शन दिखाता है फूड इन्फ्लेशन के साथ, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा क्रॉप्स पे इम्पैक्ट हुई, स्पेसिफिकली जो 2 से 3 महीने का क्रॉप होता है। क्योंकि आप खुद सोचिए ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ता कब है, पूरे साल तो नहीं ना, वो मेनली अप्रैल से जून के बीच में ही एक ऐसा टेन्योर है, एक टाइम पीरियड है जिसमें सबसे ज़्यादा आपका जो है नदर्न हेमिस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि आपका अर्थ का रोटेशन इस तरीके से है, आपका सन जो है सदर्न हेमिस्फेयर से नदर्न हेमिस्फेयर की तरफ शिफ्ट होता है, यानी इक्वेटर से पोल की तरफ शिफ्ट होता है, और सन रेज जो है पूरे नदर्न हेमिस्फेयर में जो है सबसे ज़्यादा रहता है ना, और स्पेसिफिकली आपका मई से जून का टाइम। तो यहाँ पे जो है इससे पता चल रहा है कि और इसी टाइम आपके जो है जायद फसल भी होती है, जिसमें आपके जो वाटरमेलन्स वगैरह या फिर जो भी वाटर रिलेटेड जो क्रॉप्स होती हैं या वेजिटेबल सबसे ज़्यादा जो है बोई जाती है, उगाई जाती है इन टाइम पीरियड में, और इसके अलावा कुछ और क्रॉप्स भी हैं, ठीक है। तो इनको इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे जो है अभी थोड़ा सा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो राइटर यहाँ कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स हमारा जो टेम्परेचर है वो रेनफॉल और आपका फूड इन्फ्लेशन को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि इस पर कुछ काम करने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि हमने अगर अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर लिया,
ठीक है। अब इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए लो रेनफॉल से तो नहीं होगा। जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अगर आपने ठीक कर लिया, जैसे वाटर को सेव कर लिया, ठीक है, वाटर वेस्टेज को रिड्यूस करा, है ना, जितनी क्रॉप्स है उसी के हिसाब से वाटर का जैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह का अगर यूज़ करने शुरू कर दिए, तो क्या हुआ, जो लो रेन का जो इशू हमारे पास बना हुआ है स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंडर में, वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक बाउल ऑफ द कंट्री है फूड देने में। स्पेसिफिकली आपका पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, ये सारे इरिगेशन बेस्ड स्टेट्स हैं, ठीक है। अगर हमने इनको सही तरीके से यूज़ कर लिया, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे जो लो रेन का इशू है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो रिजर्वेयर का इशू है, रिजर्वेयर में क्या होता है कि सीधा सीधा टेम्परेचर का कोरिलेशन है, कि अगर आप जो है सही तरीके से जो है पिकअप करोगे कि भैया हमारे पास जो है इन क्रॉप्स को स्टोर करके ज़्यादा रखना है, जो शॉर्ट टर्म के जो क्रॉप्स होती हैं उसे किस तरीके से रिजर्व करना है, तो हम और इम्पैक्ट को बचा सकते हैं। तीसरा यहाँ पे टेम्परेचर और फूड इन्फ्लेशन का तो है ही, तो यहाँ पे जो है इस चीज़ को समझने के लिए आपको जो है थोड़ा और काम करना पड़ेगा टेम्परेचर को समझने के लिए। देखिए यहाँ पे मेनली इम्पैक्ट कब होता है, जब एल नीनो का इम्पैक्ट होता है। एल नीनो में क्या होता है कि आपका जो ओशियंस हैं वो वार्म ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और स्पेसिफिकली आपका जो इंडियन ओशन है वो ज़्यादा वार्म हो जाता है, ठीक है, और आपका प्रेशर किस तरीके से होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ होता है। पैसिफिक ओशन ज़्यादा वार्म हो जाता है और ये इंडियन ओशन आपका कोल्ड रहता है, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरह जो आपका विंड है या जो आपका प्रेशर है वो काम करता है, जिसकी वजह से पैसिफिक में रेनफॉल ज़्यादा होता है, लेकिन इंडियन ओशन पे ड्रॉट या फिर सूखा या फिर रेनफॉल जो है वो बहुत रिड्यूस रहती है, ठीक है। लेकिन ला नीना में इसका ऑपोजिट रिएक्शन है कि बारिश ज़्यादा होता है, कूलर रहता है आपका इंडियन ओशन, तो क्या होता है कि इस समय आपकी क्रॉप भी बहुत अच्छी होती है, तो फूड इन्फ्लेशन भी मेंटेन रहता है, ठीक है। जैसे कि आरबीआई ने भी ये टारगेट किया था मार्च 2025 में कि हमारा जो फूड इन्फ्लेशन है वो बैलेंस रहना चाहिए। अब इसके लिए क्या करें, आपका जो अर्थ है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर सीधा सीधा पता चल रहा है कि अगर टेम्परेचर बैलेंस रहा, जैसे अब आप सोचोगे अर्थ को कूलिंग रखने के लिए क्या करें, जैसे अर्थ को कूलिंग रखने के लिए हम अर्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं, आपको पता होगा। अर्थ डे में क्या होता है कि हम दिन के एक दिन जो है पूरे दिन लाइट ऑफ रखते हैं, ठीक है, पूरी ग्लोबली लाइट ऑफ होता है ना। सेम इसके साथ साथ जो है हम अभी सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, हम अपने फ्यूल एनर्जी जो भी पेट्रोल है, डीजल है, उनको और फ्यूल जो बर्निंग होती है उसको शिफ्ट करके हम जो है इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक के लिए सेमीकंडक्टर वगैरह, ठीक है, इन सारे चिप्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जो एनर्जी कंज्यूमिंग जो है एक ट्रांजिशन पीरियड आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि टेम्परेचर बैलेंस रहेगा अगर अर्थ का, तो ओवरऑल जो है आपका क्रॉप का प्रोडक्शन, जो इन्फ्लेशन क्रॉप का प्रोडक्शन हो गया, उसका जो इन्फ्लेशन है वो भी, उससे होने वाले प्रॉब्लम्स को भी हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा समझ में आया होगा कि क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट दिया है। खैर नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए क्या होता है कि अभी थर्सडे को 3 जज बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सीजीआई भी थे। मुद्दा इनका ये था कि जो स्पेसिफिकली आपकी चाहे यूपी हो, एमपी हो या कोई भी स्टेट हो, आंध्र प्रदेश हो, कोई भी, इन स्टेट्स में जो प्रिजनर्स होते हैं ना, यानी जो कैदी होते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं जो है एक डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो इससे क्या होता है कि आप, ऐसा लगता है कि आज 60 से 70 साल पहले जो प्री कॉलोनाइजेशन का टाइम पीरियड है ना, उसी में घिरा हुआ है हमारा पुलिस का जो स्ट्रक्चर है। और सीधा सीधा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये मॉडल प्रिजन एंड कोरिलेशन सर्विस एक्ट 2023 का सीधा सीधा प्रोहिबिशन करता है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन करता है प्रिजन्स के बीच में इन बिटवीन द कास्ट के बेसिस पे। कैसे करता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश के जेल मैनुअल 2022 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया है कि स्कैवेंजर्स, जो साफ सफाई का, मेनली वॉशरूम के स्कैवेंजर्स का काम लोअर कास्ट से करवाया जाता है। वेस्ट बंगाल के जेल कोड्स में बताया गया कि फूड जो है, जो कुक करेंगे वो एक सूटेबल कास्ट के पर्सन ही करेंगे, ना कि स्वीपर या हरी कास्ट से नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर चंदल कास्ट से, ठीक। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के जेल मैनुअल में भी ये चीज़ बताई गई है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी, जिन्हें ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्रिमिनल ट्राइबल के बोला गया था, जिन्हें लेटर ऑन इन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया था, उन्हें अब हैबिचुअल ऑफेंडर्स के फॉर्म में देखा जा रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं साफ पता चल रहा है कि 70 साल या 75 साल आज़ादी के बाद भी प्री कॉलोनाइजेशन का जो माइंडसेट था हमारा, या स्पेसिफिकली अगर पुलिस की लाइन में देखोगे तो वो माइंडसेट अभी हमें दिख रहा है। देखिए ये स्टोरी कोई बनाई नहीं जा रही है, आप में से आप कहीं ऑफेंड होने लगो। यहाँ बात ये है कि ये रिपोर्ट सामने आई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, पिटिशन फाइल किया गया है कि सीधा सीधा ये मॉडल प्रिजन एंड कोरिलेशन सर्विस एक्ट 2023 का जो है उल्लंघन किया जा रहा है पुलिस के सर्विस
सर्विस में, स्पेसिफिकली प्रिजनर। देखिए ऑल्दो जो प्रिजनर्स होते हैं, कैदी ऐसा नहीं है कि कोई मासूम है, ऑल्दो वो क्राइम करके ही जेल में है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी तो इक्वालिटी तो होनी चाहिए ना, वहाँ उनके प्रिजन के लिए तो ऑलरेडी, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि एक इंसान को जो है एक बार एक क्राइम के लिए वन टाइम ही आपको सजा देना है। आप इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करके ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के बेसिस पे तो आप उन्हें और हिस्टोरिकली जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, है ना, और उनको सजा और भुगतवा रहे हो उनसे, तो ये चीज़ सीधा सीधा गलत है, ठीक है। ऑल्दो तो यहाँ पे जो है अभी फटकार लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी एक केस देखा था, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, जिसमें सीधा सीधा बोला गया कि 6 डेकेड हो चुके हैं हमें इंडिपेंडेंस लेते हुए भी, लेकिन फिर भी जो है पुलिस अभी तक जो है अ फ्रेंड ऑफ पब्लिक कभी साबित नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। जो जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के, ठीक है, बिना उसके, तो यहाँ पे फोकस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है, पुलिस रिफॉर्म्स की जो है फोकस करा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए ये आर्टिकल ना सीधा सीधा आपके फंडामेंटल राइट्स 14 जो राइट टू इक्वालिटी, 15 ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन के बेसिस पे, आप बर्थ के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा 17 यानी अनटचेबिलिटी का इशू है, ठीक है। इसके अलावा 21 डिग्निटी ऑफ लाइफ, भाई प्रिजनर में अगर कैदी भी रह रहा ना तो उसकी भी एक डिग्निटी है, वो ऑलरेडी क्राइम करके है, लेकिन उसकी ऐसे तो नहीं है ना कि क्राइमर है तो उसको डिग्निटी नहीं है, उसकी लाइफ की है। आर्टिकल 21 के अंडर में डिग्निटी है, तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं वायलेशन है। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, तो आपको आंसर में एज एग्जाम्पल आपको लिखना ही बनता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप में से एक आर्टिकल बार बार एस्पिरेंट्स के द्वारा एक पूछा जा रहा था कि इसके नोट्स कैसे बनाए जाए। देखिए नोट्स का मैं एक बार बोलूँगी कि जो न्यूज़पेपर में आते हैं ना एग्जाम्पल्स, वो मैगज़ीन में कवर होते हैं, इसकी एश्योरिटी मैं नहीं दे सकती। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डबल वर्क करना पड़ेगा कि आपके पास पेपर वाइज GS 1, 2, 3, 4 के हिसाब से A4 साइज़ में नोट्स होने चाहिए। एटलीस्ट किस चीज़ का नोट्स, जो डेटा आपके पास आ रहा है, ठीक है। अगर आपको मैगज़ीन में मिल जाता है, जैसे आपने पिछले जितने भी महीने 7-8 महीने से हम करते आ रहे हैं, उनका की क्लासेस में पहले किया था हमने, तो उसमें भी वीडियोस तो देख सकते हो आप, तो आपके पास PDF भी होगा चैनल से, अगर वहाँ से आर्टिकल ले सकते हो। अगर आपके पास लगता है मैगज़ीन में है तो ठीक है, मत करिए, नहीं है तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्लोबल स्किल गैप का। देखिए क्या है, आपको पता होगा कि अगर आप पहले के टाइम पे भी बात करो या अभी भी टाइम पे बात करो, तो लोग माइग्रेट जो है वो इजीली होते हैं। पहले तो और इजीली होता था, अब होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉर्म्स हैं, ठीक है। हर कंट्री का अलग अलग है। जैसे 2000 से पहले अगर आप देखोगे तो इंडिया में क्या होता था, स्पेसिफिकली जो डॉक्टर और इंजीनियर हाईली क्वालिफाइड है ना, उनका ब्रेन ड्रेन होता था, यानी वो यहाँ से जो है सारे एजुकेशन लेकर कहाँ शिफ्ट हो जाते थे, बाहर फॉरेन में शिफ्ट होते थे। नो डाउट उनका फॉरेन में शिफ्ट होने की वजह से इंडिया में रेमिटेंसेस तो आ जाता था, लेकिन इशू तब शुरू हुआ जब वो परमानेंट फॉरेन में सेटल हो गए। क्योंकि भाई जब आपने यहाँ एजुकेशन IIT से, जितने भी IIT हैं या फिर जितने भी एम्स हैं या जितने भी नीट के या कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, वहाँ से आपने एजुकेशन लिया फ्री में, और वो जो फ्री एजुकेशन है वो किसका पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। आपने इनके पैसों से अपनी पढ़ाई तो करी, लेकिन आप सेटल कहाँ हुए, फॉरेन में सेटल हो गए, रिटर्न आपने इनको दिया नहीं, ठीक है। तो ये एक इशू है जो माइग्रेशन का इशू है, ठीक है। लेकिन अभी आप बात करोगे तो यहाँ पे अगर जैसे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा राइटर बता रहे हैं कि नियरली 997 जो अभी हाई स्कूल सर्टिफिकेट्स के जो लोग हैं उन्हें इज़राइल भेजा गया पर द मंथ ऑफ सैलरी 1.3 लाख के लिए, ठीक है। और ये किस बेसिस पे भेजा गया था, पार्ट ऑफ लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट। देखिए ये लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट है ना, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो गवर्नमेंट, मान लीजिए ये इंडिया है और ये इजराइल है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि भैया इंडिया ये देता है एग्रीमेंट में कि मैं इतने लेबर्स को, जितनी आपकी डिमांड है उसको विद स्किल्स के साथ आपके पास भेजूंगा, और यहाँ इजराइल का जो है गारंटी होती है या फिर इनके ऊपर एक बर्डन होता है कि इन्हें जो है सेफ्टी के साथ वापस जो है इंडिया में भिजवाना है। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की जो है लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट होता है। इंडिया ने इजराइल के साथ साथ जो है जर्मन के साथ, जापान के साथ, इटली के साथ ये साइन कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो है राइटर इसी के बारे में बता रहे हैं कि अभी जैसे इंडिया की अगर आप बात करोगे, यहाँ पे इंडिया की तरफ से जो है US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी जो है मेजरली लेबर्स जो है माइग्रेट हो गए जाते हैं। पहले की बात मेनली
थी, हाईली क्वालिफाइड लोग जाते थे। अब जो है बेसिक जो लेबर्स होते हैं वो भी जाते हैं। यहाँ पे यूएस यूके से 32% की जो है यहाँ पे इनकम जो है जनरेशन होता है, लेकिन उससे ज़्यादा यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान में जो है 40% जो है रेमिटेंसेस इंडिया को मिलता है, क्योंकि लेबर यहाँ पे माइग्रेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें माइग्रेशन की, तो राइटर एक बेसिक बता रहे हैं कि जैसे मैंने बताया था आपको, पहले माइग्रेशन करना बहुत ईजिली था कि अमेरिका जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, उसी वे में ही जो है बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ने अमेरिका का, जैसे वास्को डी गामा यहाँ आए थे। ठीक है, अमेरिका में जो है कोलंबस गए थे। ठीक है, इस तरीके से नए नए जो है नेशंस जो है उनका ओरिजिन हो रहा था, एक्सप्लोरेशन हो रहा था, रिसोर्सेज पता चल रही थी, तो ईजिली अवेलेबल था आपको दूसरे नेशन से कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट जाना। लेकिन अब जो है टाइम पीरियड चेंज हो गया है, आपको बहुत ज़्यादा जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप चाइना की भी बात करोगे, अभी जैसे उसने अपने आप को ईस्ट से वेस्ट की तरफ भी जो है एक्सटेंड किया है, क्योंकि उसके पास ह्यूज पॉपुलेशन है, तो उनके लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो इसने गोबी डेजर्ट, तियान शान डेजर्ट, माउंटेन्स, इन तक जो है अपने आप को आगे एलेबोरेट किया है। और इंडिया की बात करोगे तो इंडिया तो आपको पता है, इंडिया के ऊपर जो है आपका मेनली हिमालय है। ठीक है, हिमालय नॉर्दर्न में है, नीचे इंडियन ओशन है, यहीं तक ही आप वो एक्सटेंड कर सकते हैं अपने आप को। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अच्छा खासा ह्यूज चंक ऑफ जो है पॉपुलेशन है, अब यहाँ से लोगों को जो है जॉब दिलाने के लिए मेनली जो है हर साल इंडिया की तरफ से 12 मिलियन लोग ऐसे हैं जो माइग्रेट करके बाहर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली राइटर बता रहे हैं कि स्पेसिफिकली इंडिया की तरफ से जो माइग्रेट होते हैं ना, वो कहाँ कहाँ होते हैं, वेस्टर्न यूरोप, जापान वगैरह में। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि क्या होता है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पे यूरोप, वेस्ट यूरोप और जापान उस कैटेगरी में पहुँच गए डेमोग्राफी के जहाँ पे ओल्ड एज है, यानी इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पे यंग जो पॉपुलेशन है वो नहीं है। ठीक है, तो इनकी पूर्ति कौन कर रहा है, इंडिया जैसे यंग कंट्री के लेबर्स जो है वहाँ जाके कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यूरोप में, अगर आप जैसे क्वांटम कंप्यूटर हो गया या फिर हेल्थ केयर्स के लिए हो गया, है ना, यहाँ पे इनकम का जनरेशन बहुत ईजिली अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, और हो भी रहा है। और ये इस तरीके से सर्कुलेशन जो माइग्रेशन है, ये एक विन विन सोल्यूशन है गवर्नमेंट के द्वारा, स्पेसिफिकली इंडिया के, जहाँ पे लेबर जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर पे है। ठीक है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो है यहाँ पे स्पेसिफिकली जो एंग्लो कंट्रीज़ है ना, नॉन एंग्लोपन कंट्रीज़ है, जैसे जर्मनी है, इजराइल है, जापान है, इनके साथ बायलैटरल रिलेशन रखा है। अब इजराइल के साथ इन्होंने जो एग्रीमेंट किया था गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का, ठीक है, उसमें क्या है 10,000 1 लाख लेबर स्किल लेबर्स चाहिए, जिन्हें मंथली 1.5 लाख के आसपास 1.330,000 के आसपास सैलरी दी जाएगी इजराइल के द्वारा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो एग्रीमेंट है इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ किए हैं। ऑल्दो यहाँ पे इश्यूज़ हैं, लैंग्वेज के बैरियर्स आते हैं, और भी जैसे लीगल कंप्लाइंसेस के इश्यूज़ आते हैं, कई बार पासपोर्ट का आता है, कई बार स्किल का आता है, उन चीज़ों को भी यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है। इवन इस चीज़ के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट काम कर रही है, और महाराष्ट्र की द महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन काम कर रही है, जिसको मित्र बोलते हैं। मित्र और एनएसडी दोनों मिलकर यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयमेंट है, उनके स्किल्स हैं, जो भी उन्हें बाहर लेबर्स में भेजना है, जैसे इजराइल ने डिमांड करा है कि भैया आपके पास यूथ जो है आएगा वो कुछ स्किल्स होती हैं जो उनकी डिमांड होती है कि ये स्किल्स तो आपके लेबर्स के पास होनी चाहिए, तो इसकी अश्योरिटी यहाँ पे जो है एनएसडी और मित्र कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ चैलेंजेस भी फेस किया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे एक चीज़ बताई होती है कि जैसे मान लीजिए क्या होता है कि इजराइल में है ना पर्टिकुलर मशीन्स यूज़ की जाती हैं, जैसे यहाँ पे 1 मिनट में बताती हूँ। हाँ, ये देखिए क्या होता है, अब जैसे इजराइल में क्या होता है कि एक बार बेंडिंग टेस्टिंग मशीन होती है। जैसे यहाँ क्या होता है, जैसे बहुत बड़े बड़े रॉड्स होते हैं ना, तो उनको बेंड करने के लिए वहाँ पे एक बार बेंडिंग मशीन यूज़ होती है, लेकिन ये मशीन्स इंडिया में यूज़ नहीं होती। तो जब इंडिया में यूज़ नहीं होती तो यहाँ के लेबर इसकी स्किल तो नहीं जानता इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और इजराइल ने बोला कि आपके लेबर को जो है बार बेंडिंग टेस्टिंग पता होनी चाहिए, तभी वो जो एलिजिबल है इजराइल में आने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये इशू सामने आया तो आईआईटी ने क्या करा, आईटीआई पुणे ने मिलकर क्या करा, कम से कम 12 बेंडिंग मशीन्स मंगवाई, जिसको यूज़ करके 9 जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे मेनली, उन्हें ये बार बेंडिंग का टेस्टिंग कम से कम 4 दिन तक दिया गया कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है, किस तरीके से, है ना। उसके बाद ही वो एलिजिबल हुआ है इजराइल के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इश्यूज़ हैं। और कुछ लेबर्स के पास ये इशू आते हैं जैसे कि पासपोर्ट नहीं बन पाया है, तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर काम कर रही है, पूना और नागपुर जो है फास्ट ट्रैक में उनके जो पासपोर्ट्स या जो भी वीज़ा अटका हुआ है उन पे काम किया जा रहा है। इसके अलावा जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लेबर्स अपने फंडिंग नहीं जुटा पाते हैं, जैसे नागपुर में थे, वहाँ के कलेक्टर ने पर्टिकुलर एक कैंडिडेट के लिए जो है पासपोर्ट एप्लीकेशन जो फीस जो वो फंडिंग नहीं जुटा पा रहे थे, उनमें कलेक्टर के द्वारा हेल्प किया गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब लेबर्स यहाँ से आप इंटरनेशनल
इंटरनेशनल लेवल पे माइग्रेट करता है ना, तो बहुत हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं। जिस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए मित्र हो, है ना, महाराष्ट्र का जो इंस्टीट्यूट है या फिर एनएसडी है या फिर महाराष्ट्र का स्किल डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिलकर काम कर रही हैं ताकि हमारे जो लेबर्स हैं वो जापान, जर्मन, इटली या इजराइल जाके जो है काम कर सके। लेकिन ऑल्दो देखिए ये एक अच्छा तो है, लेकिन ओवरऑल ये एक टाइम पीरियड तक ही है जब तक आपकी पॉपुलेशन यंग है, ठीक है। अगर ये ओल्ड होगी तो फिर किसके पास जाएगी, ये इनको खुद को ज़रूरत होगी। तो ये एक सर्कुलर नेशन माइग्रेशन तो बना हुआ है, लेकिन जो भी माइग्रेशन के अलावा जो इनकी इश्यूज़ है यानी स्किल्स का जो इशू है वो फिर भी बरकरार है, जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं लाइसेंस वाइज। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे राइटर बता रहे हैं 1975 में क्या हुआ था, न्यूयॉर्क सिटी जो है इसे फिस्कल डेफिसिट को फेस करना पड़ा। यानी न्यूयॉर्क स्टेट जो है, ठीक है, जैसे आपको पता है नॉर्थ अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका यानी स्पेसिफिकली आप नॉर्थ अमेरिका में भी मैक्सिको है, यूएसए है, कनाडा है, हम बात करते हैं यूएसए के अंडर में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। लेकिन इंडिया और यूएसए में डिफरेंट पता क्या है, जैसे इंडिया में क्या होता है, स्टेट्स अलग है, सेंटर्स अलग है। अब स्टेट मिलके सेंटर को पावर नहीं देती इंडिया के अंडर में, ठीक है। सेंटर का पावर अलग है, स्टेट का पावर अलग है ना। इस तरीके से लिस्ट बटी हुई है पावर्स की, कॉन्करेंट लिस्ट अलग है। लेकिन यहाँ यूएसए में क्या होता है, सारे स्टेट्स जितने भी, जैसे न्यूयॉर्क है, टेक्सास है, ठीक है, इस तरीके से मिशिगन है, ये सारे मिलकर जो है यूएसए के सेंटर को पावर देती हैं। दैट मीन्स इन सबका एक एग्रीमेंट है जो सेंटर को पावर देती है। तो क्या हुआ, जब न्यूयॉर्क के पास क्राइसिस हुआ ना, तो इसने सेंटर से ये डिमांड करी, यूएसए की गवर्नमेंट से, प्रेसिडेंट से, कि भैया यहाँ पे जो है इन्हें बेल आउट जो दिया जाए। बेल आउट में क्या होता है, इन्हें फिनेंशियल सपोर्ट दिया जाना, ठीक है। तो न्यूयॉर्क स्टेट को जो है बेल आउट की ज़रूरत थी जब 1975 में उसे क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे सेंटर के जो उस समय प्रेसिडेंट थे मिस्टर गेराल्ड फॉर्ड ने मना कर दिया था। लेकिन लेटर ऑन फिर जाके बाद में जो है उन्हें दिया गया कम से कम 2.3 बिलियन का, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप बेल आउट मना कर देते हो ना, तो स्टेट को और ज़्यादा डेफिसिट का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि उसे मार्केट से आउट कर दिया जाता है पहली बात, और बाहर से कोई इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने नहीं आता, और ना ही आप कहीं और से बोरो कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इशू जो है न्यूयॉर्क के द्वारा फेस किया गया। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो सेम जो फेडरल बेल आउट का इशू है ना, वो इंडिया के साथ भी है। लेकिन अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया और यूएसए का अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे राइटर बता रहे हैं कि अगर आप जैसे कि बात करोगे गुजरात, जैसे यहाँ पे कुछ स्टेट्स के एग्जांपल दिए हैं, जैसे आप बात करोगे हिमाचल, गुजरात की आप बात करोगे गुजरात ना, तो गुजरात काफ़ी अच्छा है अपनी क्रॉस स्टेट जीडीपी का। जैसे ना क्या होता है, अभी जब हमारा 15th फाइनेंस कमीशन आया ना, उसने ये बोला कि जो स्टेट है वो 3% तक अपने जीएसडीपी के यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 3% तक जो है वो बोरो ले सकता है। इससे ज़्यादा बोरो जो है बियरेबल नहीं होगा किसी भी राज्य के लिए, ठीक है। और अगर आप गुजरात की बात करोगे तो गुजरात काफ़ी अच्छे लेवल पे है, क्योंकि आपको पता है इसका अच्छा खासा इनकम सोर्स है। लेकिन वही चीज़ आप हिमाचल प्रदेश, पंजाब में देखोगे तो उल्टा है। यहाँ पे पंजाब और हिमाचल पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि इनका इनकम का सोर्स कम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। तो इन्हें फिस्कल डेफिसिट को जो है फेस करना पड़ता है। अब जैसे अगर आप हिमाचल की बात करोगे ना, तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के द्वारा इनको क्या होता है, यहाँ पे एक अप्रूवल देना होता है, जैसे यहाँ पे एक ट्रस्ट देना होता है कि ताकि हिमाचल को जो है डेफिसिट से बचाया जा सके। क्या होता है, सेंटर के पास पावर होता है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डेफिसिट से बचाने के लिए एक इसे हेल्प करना, या तो आप उसको बेल आउट करो, बेल आउट यानी जैसे न्यूयॉर्क को हेल्प मिली थी वैसे ही इसको हेल्प दो, ठीक है। या फिर एक ट्रस्ट वर्दी बनाओ कि अगर कोई बाहर का एंटिटी है ना, बाहर का कोई एंटिटी, बाहर की कोई कंपनी जो है हिमाचल में आके कोई हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट कर रही है, कोई माइंस पे इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको ये ट्रस्ट देना कि आप इसको बोरो दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, या फिर केरला, राजस्थान, वेस्ट बंगाल जैसे आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या स्टडीज़ के अकॉर्डिंग पता चलता है कि इन स्टेट्स के द्वारा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इशू फेस किया जा रहा है, ठीक है। क्या होता है, देखिए आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जैसे स्टेट है भाई, स्टेट किससे बोरो करता है, सेंटर से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू जो है पैसा मिलता है। स्टेट को अगर किसी और एंटिटी से बोरो करना है, फॉरेन से तो ये डायरेक्टली नहीं कर सकता, लेकिन किसी कोई इंस्टीट्यूशंस है, कोई अगर बोरो कर रहा है तो पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा स्टेट से, या स्टेट टू स्टेट में भी आप बोरो ले रहे हो तो भी आपको सेंटर से परमिशन लेना होगा। अपने मन मर्जी से स्टेट बोरो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है इशू फेस करना पड़ता है स्टेट को।
को। इसके साथ साथ देखिए क्या होता है, एक तो है कि स्टेट के पास इनकम का सोर्स बहुत कम है। दूसरा इशू जो है सबसे जो है आ रहा है कि जैसे पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर क्या करते हैं, स्टेट को जैसे मान लीजिए कोई कंपनी अडानी का पावर ग्रुप है और हिमाचल को वो कह रहा है कि आप जो है सब्सिडीज़ में अपने फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी दो, और इलेक्ट्रिसिटी बना कौन रहा है, कोई एबीसी की कंपनी बना रही है, ठीक है। और इसने स्टेट को बोला कि आप अपने फार्मर्स को फ्री में दो, हम पावर आपको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, ताकि इसको रेटिंग अच्छी मिले उस गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, ताकि वो अपने ब्रांचेस और ओवरऑल इंडिया में बिछा सके और स्टेट्स में दे सके। लेकिन यहाँ पे इशू पता है किसके से ऊपर आता है, स्टेट के ऊपर आता है, क्योंकि स्टेट को एट द एंड पावर कंपनी को तो पे करना पड़ेगा ना, और वो पे किससे करेगा, वापस से यहाँ से लोगों से टैक्स के फॉर्म में लेगा, तो टैक्स रेट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पे फार्मर्स या और भी उनके पास इनकम सोर्स कम होता है, तो फिर टैक्स का रिटर्न भी अच्छा नहीं आता स्टेट के पास। तो यहाँ पे स्टेट के पास बर्डन पड़ जाता है पावर सेक्टर के लिए, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, इन पावर वाले जो सब्सिडीज़ होती हैं या डेप्ट हैं उसको भी एग्री कर जाती हैं। पता क्यों, क्योंकि अब आप देखिए जैसे राजस्थान है या फिर यूपी है या दिल्ली जैसे अभी था कि आपको बिजली मुफ्त है, 200 यूनिट तक मुफ्त है। ये क्या होता है, ये पॉलिटिकली तो है, ये पॉलिटिकल फ्रीवीज है, क्योंकि वो उनकी वोटिंग बैंक का एक रीज़न बन जाता है। लेकिन ये एट द एंड बर्डन किसके ऊपर पड़ता है, स्टेट के ऊपर ही बर्डन पड़ता है। चुकाना तो स्टेट को है ना, और स्टेट कहाँ से चुकाएगी, स्टेट चुकाएगी जनता से टैक्स के फॉर्म में लेकर। इस वजह से क्या होता है, फिर वो हर चीज़ का प्राइस बढ़ाएगी, है ना, छोटे से छोटे दूध से लेकर हर बिस्किट से लेकर सब चीज़ों का प्राइस बढ़ाएगी। इसके अलावा यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि स्टेट के द्वारा जो फिस्कल डेफिसिट प्रॉब्लम फेस की जाती है उसका रीज़न क्या है। जैसे यहाँ पे टिप्स बताया, प्रॉब्लम्स ऑफ टिप्स यानी जैसे कि टैरिफ यानी वाटर पे, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी पे टैरिफ लगाना, वाटर पे टैरिफ लगाना कंपनीज़ के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि स्टेट का इनकम इतना ज़्यादा नहीं होता जितना वो खर्च कर जाती है। जैसे वो ओल्ड पेंशन स्कीम देती है, यंग जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको पेंशन देना, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये वो वाले खर्चे हैं जिससे रिटर्न कुछ नहीं आता गवर्नमेंट को। पेंशन देने से लोगों को कुछ गवर्नमेंट को कुछ रिटर्न में थोड़ी आ रहा है ना। जैसे सब्सिडीज़ देना, जैसे एजुकेशन की सब्सिडी देना, हेल्थ की सब्सिडी देना, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ें सोशल सेक्शंस के लिए नीडेड तो हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद तब होगा जब गवर्नमेंट के पास खुद का ओवर टैक्स होगा, यानी टैक्स के पास पैसा, टैक्स से मिला हुआ पैसा इतना ज़्यादा है कि वो बाकी सोशल वेलफेयर में काम कर रही है। गवर्नमेंट को मिलने वाला टैक्स ही कम होगा और आप खर्च इन पे ज़्यादा कर रहे हो, तो आप पे तो बर्डन पड़ जाएगा ना। तो वही फेज जो है यहाँ पे कुछ स्टेट्स के द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ पे इवन ये भी बताया जा रहा है कि स्टेट का 70%, स्पेसिफिकली हिमाचल, पंजाब, इन स्टेट्स में क्या हो रहा है, 70% खर्चा आपकी इन्हीं सब्सिडीज़ और पेंशन स्कीम्स में चली जा रही हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश का आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इससे क्या होता है कि यहाँ पे इन्हें बेल आउट नहीं मिल पाता है फिर। तो यहाँ ऑल्दो 16 फिनेंस कमीशन में जब पंजाब ने रिक्वेस्ट करा था बेल आउट के लिए कि इन्हें जो है फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राइटर पूछ रहे हैं कि चलो 16 फिनेंस कमीशन के बेसिस पे आपको बेल आउट तो मिल गया, फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिल गया, लेकिन उसका क्या, जो पावर उदय बेल आउट है, यानी जो पावर डिस्कॉम से जो आपने बोरो कर रखे हैं, जो आपने फ्री बीज और स्कीम्स के बेसिस पे जो बांट रखे हैं, फ्री बिजली, मुफ्त बिजली, उसका क्या, वो भी वापस बर्डन पड़ेगा, वो कब चुकेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि स्टेट के ऊपर बर्डन के ऊपर बर्डन पड़ता जाता है, क्योंकि ना तो इनकम इनकी जनरेशन हो रही है और ऊपर से ये डेप्ट लेते जा रहे हैं पावर कंपनी से, फिर अलग अलग सब्सिडीज़ देना, पेंशन स्कीम्स देना, ठीक है। तो क्या होता है कि ये ओवर बर्डन पड़ने लग जाता है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि यहाँ पे ओवरऑल पता चलता है कि हमें जो है नीड है फिस्कल रूल्स की, क्योंकि ये टेम्प्रेरी है। अभी जो है आप चाहे बेल आउट कर लो, आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे दो, ये ओवरऑल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करेगी स्टेट की। इससे हमें डिपेंड है कि स्टेट का जो फिस्कल है उसे स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, उनके रेवेन्यू के सोर्स पर चेंज करना पड़ेगा, ताकि ये जो स्ट्रेस फेस कर रहे हैं उससे वो निजात पा सके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। आज काफ़ी टाइम हो गया, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, बहुत डीपली एनालिसिस वाले थे। थैंक यू।